भारतीय राजनीतिक विचारकों में कुछ राजनीतिक विचारकों के संबंध में अपन ने बात भी कर ली। अब अपन बात करने जा रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में। राम मनोहर लोहिया के बारे में अपन बेसिक सी चर्चा कर लेते हैं एक बार कि लोहिया का राजनीतिक जीवन काल क्या रहा, सामान्य जीवन परिचय क्या है। लोहिया के पिता का नाम हीरालाल था, माता का नाम चंद्री देवी था। लेकिन कहते हैं कि लोहिया जब बचपन बहुत छोटे थे उसी दौरान इनकी माता का देवलोक गमन हो गया। लोहिया का जन्म होता है 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद। 23 मार्च 1910 उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में इनका जन्म होता है। और फैजाबाद में भी एक जगह है अकबरपुर, वहां पर लोहिया जी का जन्म होता है। लोहिया जी की मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 को होती है। यानी इनका जो सफर है ये 1910 में शुरू होता है और 1967 में खत्म होता है। लोहिया भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में पहचान रखते थे। एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। समाजवादी राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी बेहद अच्छी भूमिका रही है। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारतीय समाजवाद के विकास के माध्यम से अन्याय के खिलाफ लड़ने में बिताया है। भारतीय समाजवाद के खिलाफ भारतीय समाजवाद है, इस भारतीय समाजवाद में अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए इन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया है। समाजवाद पर लोहिया के क्या विचार रहे ये जानना जरूरी है। और सामान्यतः लोहिया के लिए पढ़ा ही जाता है कि लोहिया के जो समाजवादी विचार थे, समाजवादी विचार हैं, ये समाजवादी विचार ही जानने हैं हमें। समाजवादी विचारों पर अगर अपन बात करें तो लोहिया ने 5 प्रकार की असमानताओं को चिन्हित किया जिनके साथ एक साथ लड़ने की आवश्यकता थी। समाजवादी विचारों में समाज में उन्होंने फैली 5 असमानताएं जो हैं, इन 5 असमानताओं से लड़ने की, एक साथ लड़ने की जरूरत बताई। कितनी असमानता? 5 असमानताओं में एक असमानता थी कि समाज में महिला और पुरुष के साथ भेदभाव होता है, यानी स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता। पहली समानता उन्होंने कौन सी बताई? स्त्री व पुरुष के मध्य असमानता। दूसरी उन्होंने बताई कि समाज में नस्लीय भेदभाव प्रचलन में है, यानी कि रंग भेद के खिलाफ समाज में असमानता मौजूद है। इस असमानता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ना जरूरी है। तीसरा उन्होंने कहा कि समाज में जातिवाद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ना जरूरी है, यह भी समाज में एक असमानता पैदा कर रहा है। एक उन्होंने कहा कि कुछ देश दूसरे देशों में जाकर अपनी औपनिवेशिक सरकार, कॉलोनिज्म जो गवर्नमेंट है वो स्थापित कर देते हैं, उपनिवेशवाद की सरकार स्थापित कर देते हैं, तो उससे भी छुटकारा चाहिए। और इन्होंने कहा कि औपनिवेशिक जो सरकार है, इस औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ भी हमें लड़ने की जरूरत है। और 5वां उन्होंने कहा आर्थिक असमानता। इस आर्थिक असमानता से भी लड़ना जरूरी है। तो राम मनोहर लोहिया ने 5 असमानताओं को चिन्हित किया जिनसे एक साथ लड़ने की आवश्यकता है। एक स्त्री और पुरुष के मध्य असमानता, रंगभेद के खिलाफ असमानता, जातिवाद के खिलाफ असमानता, औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ असमानता और समाज में मौजूद आर्थिक असमानता। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति की बात की। इसकी बात की, सप्त क्रांति की बात की थी।
और सप्त क्रांति में अगर अपन बात करें तो उन्होंने 5 तो कहा कि इन असमानताओं के खिलाफ लड़ना है। एक उन्होंने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता के लिए भी क्रांति जरूरी है। निजी जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ क्रांति करना नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति है। नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति। और नागरिक स्वतंत्रता का मतलब निजी जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ क्या करना? क्रांति करना। दूसरा उन्होंने कहा सत्याग्रह के पक्ष में हथियार का त्याग कर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के लिए भी क्रांति जरूरी है। अहिंसा का मार्ग चुनना। उन्होंने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया या सप्त क्रांति का मॉडल दिया। 5 समाज में मौजूद असमानताओं को एक साथ लिया जाए तथा नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति की जाए और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए हथियारों का त्याग किया जाए। ये 7 क्रांतियां या सप्त क्रांतियां लोहिया के समाजवाद का आदर्श थी। याद रखना, लोहिया के समाजवाद का आदर्श क्या है? लोहिया के समाजवाद का आदर्श सप्त क्रांति है। लोहिया के समाजवाद का आदर्श क्या है? सप्त क्रांति है। सप्त क्रांति में उन्होंने सबसे पहले समाज में मौजूद जो असमानताएं हैं, इन असमानताओं को जानने का प्रयास किया और उन्होंने मोटी मोटी 5 असमानताएं बताई और साथ में 2 अन्य क्रांतियों का सुझाव दिया। तो टोटल सप्त क्रांतियों के माध्यम से उन्होंने अपने समाजवाद की आगे बढ़ाने की बात की। अब बात आती है लोहिया की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो जान ले, लोहिया जी पढ़े लिखे कहां तक थे? लोहिया जी ने बर्लिन विश्वविद्यालय से पीएचडी की है साहब। कहां से? बर्लिन विश्वविद्यालय से। ये 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक करते हैं। 1929 में कलकत्ता में इन्होंने स्नातक की डिग्री ली। 1929 में। इसके बाद ये बर्लिन चले गए थे 1932 में और बर्लिन में इन्होंने जाकर के पीएचडी की थी, या यूं कहें एक प्रकार से रिसर्च किया था। एक तो अर्थशास्त्र में और एक राजनीति में। अर्थशास्त्र और राजनीति में इन्होंने डॉक्टरेट की मानक उपाधि है ये प्राप्त की थी बर्लिन विश्वविद्यालय से। स्वतंत्रता से पूर्व लोहिया जी की क्या भूमिका है उस पर अपन बात करते हैं। स्वतंत्रता से पहले 1934 में लोहिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक वामपंथी समूह की एक यूं कहें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं और वो वामपंथी जो समूह था वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी एक प्रकार से यूं कहें सीएसपी आप शॉर्ट में कह सकते हो ताकि आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक सक्रिय सदस्य के रूप में लोहिया शामिल हो गए 1934 में। 1934 में लोहिया शामिल हो गए। ये ध्यान रखना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसी का एक वामपंथी समूह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वामपंथी समूह। वामपंथी समूह उसके सक्रिय सदस्य बन गए। इसी दौरान 1936 का समय आता है।
1936 में नेहरू जी हैं, ये कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए। नेहरू जी जब इस फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए तो इन्होंने एक समिति का गठन किया, परराष्ट्र समिति। परराष्ट्र समिति का गठन किया और ऐसा उन्होंने विचार रखा कि मैं इस समिति का जो सचिव है, ये सचिव लोहिया जी को बनाना चाहता हूं। सचिव लोहिया जी को बनाना चाहता हूं, लेकिन लोहिया जी और नेहरू जी राजनीतिक रूप से विचार मेल नहीं खा रहे हैं। लेकिन उसी समय आचार्य नरेंद्र देव ने मध्यस्थता की। लोहिया सचिव बने किसकी मध्यस्थता से? आचार्य नरेंद्र देव के हस्तक्षेप से ये सचिव का पद ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पंत जी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश बोले तो यह बात हो रही है 1936 के, तो उस समय ये प्रांतों में आता था। उत्तर प्रदेश प्रांत ब्रिटिश प्रांतों में गिना जाता था। यहां पंत जी की सरकार थी और पंत जी की सरकार में एक गोली कांड हुआ। उस गोली कांड से लोहिया इतने खफा थे कि उन्होंने उस समिति के सचिव पद से त्याग पत्र दिया और कहा भाड़ में जाओ, तो मेरा समाजवाद तो अलग ही होगा। मैं जिस समाजवाद की परिकल्पना कर रहा हूं वो तो अलग ही हो। लोहिया ने जब भारत एक प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध अंग्रेजों के पक्ष साथ लड़ रहा था, लोहिया ने इसका विरोध किया था। जब 1939 तथा 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को धकेला गया तो लोहिया ने इस पर टिप्पणियां की, जिसके कारण 1940 में लोहिया को गिरफ्तार कर लिया गया। लोहिया 1940 में जेल गए थे। 1940 में जेल क्यों गए थे? क्योंकि इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने की बात को लेकर टिप्पणियां की। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जेल का रास्ता दिखाया। 1939 में भी जेल गए थे, 40 में ही नहीं गए थे, 1939 में भी गए थे, और दोनों बार सेम कारण था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। लोहिया ने अन्य नेताओं, जिनमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे, उनके साथ वो भूमिगत हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में इनको क्या होना पड़ा था? भूमिगत होना पड़ा था। और जब ये भूमिगत हुए तो इनके साथ जयप्रकाश नारायण भी थे। जयप्रकाश नारायण हैं, ये बिहार के आते हैं, काफी लोकप्रिय नेता रहे हैं। दिल्ली के इतिहास में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है कि इन्होंने जो भीड़ जुटाई थी आज तक किसी ने नहीं जुटाई। लोहिया जो भूमिगत हुए थे वो किसके साथ हुए थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुए थे, और उन्हीं कार्यकर्ताओं में जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में माहौल बनने लगा। ऐसी प्रतिरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें 1944 से 1946 में जेल में रहना पड़ा। 1944 से 1946 तक उन्हें लगातार जेल में रहना पड़ा। किनको? राम मनोहर लोहिया को। 1946 के बाद संविधान सभा बन गई। संविधान सभा बन गई तो स्वतंत्रता के बाद लोहिया जी की भूमिका क्या रही, उस पर थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो 1948 में लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी थी, जो एक वामपंथी संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसकी सदस्यता छोड़ दी। 1934 में सदस्य बना और 1948 में इससे क्या कर दिया? सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।
सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया और 1952 तक ये प्रजा सोशल पार्टी के सदस्य बने। 1952 में बने थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने। 1952 में ये सदस्य बने और कुछ समय बाद इन्होंने महासचिव के रूप में भी कार्य करना शुरू कर दिया। यानी इसी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ये क्या रहे, महासचिव भी रहे। लेकिन पार्टी के अंदर ही अंदर मतभेद शुरू हो गया। पार्टी के अंदर जब मतभेद शुरू हो गया तो इन्होंने इससे भी 1955 में त्यागपत्र दे दिया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से 1955 में रिजाइन कर दिया। वर्ष 1955 में लोहिया ने एक नई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1955 में लोहिया ने एक नई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। पार्टी की स्थापना की कब की? 1955 में ही की, जिसके अध्यक्ष बने। और इसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मैनकाइंड। क्या नाम था? मैनकाइंड। तो मैनकाइंड पुस्तक के जो लेखक हैं, या जो पत्रिका थी, माफी चाहूंगा, ये पुस्तक नहीं थी, पत्रिका थी। इस पत्रिका का संपादन है, ये किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने किया था। 1955 के बाद किया था, जब इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर दिया था। उसके बाद इन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। उन्होंने एक पार्टी के नेता के तौर पर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक सुधारों की वकालत की है, जिसमें जाति व्यवस्था का उन्मूलन, भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता और नागरिक स्वतंत्रता का मजबूती से संरक्षण शामिल था। 1963 में लोहिया पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। पहले भी कोशिश की, नाकाम कोशिश रही। 1963 में, माफी चाहूंगा, 62 में तो चुनाव हुए, लेकिन 62 के चुनाव में नहीं, बाद में ये 63 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। लेकिन सदस्य बनने उस समय नेहरू जी की सरकार थी, जिससे बिल्कुल नहीं बनती। इन्होंने नेहरू जी की सरकार पर तीखी टिप्पणियां शुरू की, आलोचना करना शुरू किया। एक तरह से सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की भूमिका बनाने की कोशिश की। ये इनका राजनीतिक सफरनामा है। और 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया जी की मृत्यु हो गई। राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो लिखित पुस्तक है, ये पुस्तक कौन सी है? यानी उनके एक प्रकार से यूं कहें प्रमुख पुस्तक, लोहिया जी की प्रमुख पुस्तकों में एक नाम आता है व्हील ऑफ हिस्ट्री। व्हील ऑफ स्टोरी। दूसरी पुस्तक आती है मार्क्स। दूसरी पुस्तक आती है उनकी मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स वाला मार्क्स लिखना है। तीसरी उनकी पुस्तक आती है गांधी और समाजवाद। गांधी एंड सोशलिज्म, गांधी और समाजवाद। गांधी और समाजवाद पुस्तक किसकी है? राम मनोहर लोहिया जी की है। एक पुस्तक आती है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, यानी हिंदी में मैं कहूं तो भारत विभाजन के दोषी पुरुष। भारत विभाजन के
दोषी पुरुष, भारत विभाजन के दोषी पुरुष। ये इनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं, ये इनके लेखन कार्य में शामिल हैं। सबसे पहले व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स है, गांधी एंड सोशलिज्म है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन है। ये पुस्तकों के नाम भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद अपन बात करें आगे थोड़ा सा, तो राम मनोहर लोहिया के समाजवाद